विवेक को यकीन नहीं होता है और वो एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है। उसकी आंखों में गुस्सा आता देख नैना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोलती है, समझ गए ना इस एग्रीमेंट की क्या शर्तें हैं? इन शर्तों को तोड़ा तो सीधे जेल जाओगे। चलो, निकलो अब यहाँ से। सारी शाम रिसेप्शन में मुस्कुराते हुए मेरा मुंह दुखने लग गया है। नैना अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है। मायूस विवेक वहीं खड़ा उन डॉक्यूमेंट्स को देखता रहता है और सोचता है, काश मैंने नैना की बातों में आकर इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किए होते। काश मैं ये समझने की भूल ना करता कि नैना भी मुझे चाहती है। हमारे प्यार के बीच ही कागज के टुकड़े का क्या ही मतलब होगा। लेकिन इसी कागज के टुकड़े ने नैना और विवेक के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। विवेक गुस्से में आकर वो डॉक्यूमेंट्स फाड़ देता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये तो ओरिजिनल एग्रीमेंट की फोटोकॉपी है। विवेक नैना के लिए जो तोहफा खरीद कर लाया था, उसे सोफे के पास के एक ड्रॉर में रखकर अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगता है। विवेक को नींद नहीं आती। आती भी कैसे? उसके सामने उसके सारे सपने चकनाचूर जो हो चुके हैं। विवेक अपना फोन चेक करता है तो उसके सैकड़ों स्टूडेंट्स ने बधाई के मैसेजेस भेजे थे। विवेक एक एक करके सारे मैसेजेस पढ़ने लगता है और कुछ वक्त के लिए ही सही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। विवेक सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाता है। प्रीतम उसके लिए चाय बना ही रहा होता है कि वो किचन में चला आता है। प्रीतम थोड़ा हैरान होकर विवेक से कहता है, अरे जमाई बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको क्या चाहिए बता दीजिए, मैं बनाकर लाता हूँ। विवेक बड़ी एक्साइटमेंट के साथ प्रीतम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, प्रीतम जी, मुझे आप ये बताइए कि आपकी नैना मैडम को नाश्ते में क्या पसंद है। आज उनके लिए नाश्ता मैं बनाऊंगा। प्रीतम को आज तक किसी ने भी इस घर में जी कहकर नहीं पुकारा था। उसकी नजरों में विवेक की इज्जत और भी बढ़ जाती है। वो विवेक से फिर से गुजारिश करता है, अरे जमाई बाबू, मैं सब बना दूंगा, आप जाकर आराम कीजिए। लेकिन विवेक ठान चुका था कि वो नैना को इम्प्रेस करके ही छोड़ेगा। इसलिए प्रीतम के लाख मना करने के बावजूद भी विवेक नैना के लिए उसकी पसंद का हनी टोस्ट और फ्रूट सैलेड बनाता है। ताजे संतरों का जूस निकालता है और साथ में एक गर्मा गर्म कड़क ब्लैक कॉफी भी बना देता है। विवेक नाश्ते की ट्रे लेकर नैना के बेडरूम की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक आई नैना के धक्के से नाश्ते की ट्रे गिर जाती है। विवेक की सारी मेहनत अब फर्श पर बिखरी पड़ी थी, लेकिन नैना विवेक के गिरे हुए नाश्ते पर ध्यान न देते हुए उस पर गुस्से से चिल्लाती है, अंधे हो क्या? विवेक ने सहम कर नैना को समझाना चाहा, मैं तो बस तुम्हारे लिए नाश्ता। लेकिन तभी उसकी नजर नैना पर पड़ती है, जो तैयार होकर घर से बाहर जा रही थी। उसके हाथ में उसकी मर्सिडीज की चाबी और उसका पर्स था। विवेक फौरन पूछता है, तुम बिना नाश्ता किए कहाँ जा रही हो? ऐसे बिना कुछ खाए घर से नहीं जाना चाहिए। नैना जवाब देना जरूरी नहीं समझती है और विवेक कुछ कह पाता इससे पहले वो वहां से चली जाती है। प्रीतम फौरन वहां आकर फर्श साफ करने लगता है। वो समझ जाता है कि विवेक और नैना के बीच कुछ सही नहीं चल रहा। लेकिन विवेक अभी भी मायूस नहीं है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि वो नैना का दिल जीत कर ही रहेगा। तभी विवेक ने प्रीतम से पूछा, तुम्हारी नैना मैडम को खाने में क्या पसंद है? दोपहर में रेखा के बुलावे पर विवेक उसके पार्टी ऑफिस पहुंच जाता है। मुंबई की बांद्रा इलाके में रेखा की पार्टी का बहुत बड़ा और आलीशान ऑफिस था। विवेक जैसे ही वहां पहुंचता है तो सारे लोग उसे ही घूरने लग जाते हैं। विवेक को भी यही महसूस हो रहा है कि वो जैसे कोई नुमाइश की चीज हो। उसके कानों में पड़ रही दबी दबी सी तानों की आवाजें उसका दिल जलाती है। कोई कहता है, अरे इस भिखारी की तो किस्मत ही पलट गई। तो कोई कहता है, कहीं इसने रेखा मैडम पर कोई जादू मंत्र तो नहीं फूंक दिया। विवेक इन सब बातों को अनसुना करके रिसेप्शन पर रेखा के बारे में पूछता है तो नक चढ़ी रिसेप्शनिस्ट उसे इंतजार करने को कहती है। विवेक पास पड़ा अखबार उठाता है जिसके पहले पन्ने पर ही कल रात की रिसेप्शन की तस्वीरें छपी हुई थी। लेकिन ऊपर लिखी हेडलाइन विवेक का पारा और चढ़ा देती है। एक मामूली टीचर की लगी लॉटरी, डिप्टी सीएम की बेटी से हुई शादी। विवेक गुस्से में अखबार एक तरफ फेंक देता है और रेखा का इंतजार करने लगता है। विवेक को रेखा 2 घंटे से भी ज्यादा इंतजार करवाती है और जब उसके सब्र की सीमा टूटने लगती है तो वो वहां से उठकर जाने लगता है। तभी रेखा अपने ऑफिस से बाहर आती है। उसके साथ एक लंबा चौड़ा सिक्योरिटी ऑफिसर देवव्रत था। रेखा विवेक की तरफ इशारा करते हुए देवव्रत से कहती है, देवव्रत, आज से तुम विवेक के साथ रहोगे। देवव्रत हाँ में सिर हिलाता है।
विवेक को कुछ समझ में नहीं आता और रेखा से पूछता है, मैडम, मुझे सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? रेखा अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए विवेक से कहती है, तुम्हें जरूरत हो ना हो, हमें है। तुम हमारे दामाद हो और अब तुम्हारे साथ हमारा नाम और रुतबा भी जुड़ा हुआ है। रेखा देवव्रत को कार की चाबी देते हुए कहती है, देवव्रत, ये विवेक की नई कार की चाबी है। आज से तुम इसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखोगे। विवेक कुछ कह पाता इससे पहले ही रेखा लोगों से भरे एक कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है। पार्टी ऑफिस के बाहर एक आलीशान काले रंग की ऑडी कार खड़ी थी। उस पर एक बड़ा सा लाल रंग का रिबन भी चढ़ा हुआ था। विवेक जब उस कार को देखता है तो उसे खुशी से ज्यादा गुलामी का एहसास होता है। देवव्रत विवेक को उस कार की चाबी देते हुए कहता है, सर, ये आपकी नई कार है। तभी विवेक के पीछे से एक चुभती हुई आवाज आती है, इसकी तो साइकिल चलाने की औकात है। रेखा जी ने पता नहीं क्या सोचकर इसे 1 करोड़ की कार गिफ्ट कर दी। विवेक पीछे मुड़कर देखता है तो आदिल सिद्धार्थ के साथ खड़ा दिखाई देता है, जो उस पर हंस रहा था। सिद्धार्थ विवेक को ताना मारते हुए कहता है, अपनी अपनी किस्मत होती है आदिल। गाड़ी के पीछे भागने वाला कुत्ता अगर उस गाड़ी के अंदर घूमने लगे तो क्या ही कहने। विवेक कुछ कहता उससे पहले देवव्रत बीच में आकर उससे पूछता है, सर, चलें? सिद्धार्थ अब विवेक को देखते हुए कहता है, जाओ जाओ घूम कर आओ, अब तुम्हारे गाड़ियों के पीछे भागने के दिन गए। सिद्धार्थ की बात खत्म होती उससे पहले आदिल बोल पड़ता है, विवेक, कल शाम को मेरी ऑनलाइन क्लासेस की नई ब्रांच की ओपनिंग है, टाइम पर आ जाना। ये सब सुनकर अब विवेक से रहा नहीं जाता। वो आदिल की तरफ एक कदम बढ़ाता है और बोलता है, मैं तेरा ऑफर रिजेक्ट कर चुका हूँ, याद है ना? सिद्धार्थ गुस्से से बोलता है, ये ऑफर नहीं है, ऑर्डर है। मैं आदिल का नया पार्टनर हूँ, इसलिए तुझे आना ही पड़ेगा। विवेक उन दोनों को देखते हुए कहता है, मैं नहीं आने वाला। सिद्धार्थ को गुस्सा आता है लेकिन आदिल अपना फोन विवेक को दिखाते हुए कहता है, देख, हमारी एड में तेरी फोटो भी छपी है, इसमें तेरा ही फायदा है। विवेक गुस्से से आदिल से पूछता है, मुझसे पूछ कर छापी थी क्या? सिद्धार्थ विवेक को धमकाते हुए कहता है, देख विवेक, ओपनिंग पर तो तुझे आना ही पड़ेगा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। विवेक उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आदत डाल लो सिद्धार्थ, लाइफ में हर चीज हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होती। सिद्धार्थ गुस्से से विवेक का कॉलर पकड़ लेता है। आदिल भी गुस्से में था, लेकिन तभी पीछे से रेखा की आवाज आती है। वो तेज आवाज में कहती है, ये क्या तमाशा हो रहा है? सिद्धार्थ रेखा को देखकर थोड़ा नरमी से पेश आते हुए बोलता है, माँ, वो मैं जीजा जी को अपनी नई ब्रांच की ओपनिंग पर आने का इनविटेशन दे रहा था। विवेक वहां से जाते हुए सिद्धार्थ से कहता है, सॉरी सिद्धार्थ, लेकिन कल मैं बिजी हूँ। विवेक गाड़ी की अगली पैसेंजर सीट पर बैठता है और देवव्रत के साथ वहां से निकल जाता है। विवेक यही सोचता है कि उसके अंदर अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई। इस आलीशान गाड़ी में भी उसे घुटन महसूस होने लगती है, लेकिन विवेक समझ जाता है कि इस आग के दरिया को अब बस डूब कर ही पार किया जा सकता है। विवेक घर पहुंचकर नैना के सामने वाले बेडरूम में अपनी ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू करने का फैसला करता है। ब्लैक बोर्ड और अपने फोन का कैमरा सेट करते हुए विवेक खुद से कहता है, शादी के चक्कर में कितने दिनों से क्लास नहीं ली, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा होगा। वो आज की क्लास रिकॉर्ड करके अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता है। विवेक को कुछ वक्त के लिए ऐसा लगता है जैसे वो अपनी शादी से पहले वाली जिंदगी में वापस चला गया हो। शाम को प्रीतम के साथ मिलकर विवेक नैना के लिए रात का खाना बना रहा था। प्रीतम भी खुश था, क्योंकि उसने कभी किसी पति को अपनी पत्नी के लिए इतना कुछ करते हुए नहीं देखा था। विवेक मटर पनीर की ग्रेवी चखते हुए प्रीतम से पूछता है, कैसी बनी है? प्रीतम जैसे ही ग्रेवी चखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। जमाई बाबू, आप तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाते हो। विवेक मजाक में कहता है, देख लो प्रीतम जी, कहीं आपकी यहाँ से छुट्टी ना हो जाए। प्रीतम मटर पनीर को एक बोल में डालते हुए कहता है, आपके हाथ में प्यार वाला स्वाद है जमाई बाबू, इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? विवेक अब दूसरे बोल में रायता मिक्स करने लगता है। वो कुछ सोचकर प्रीतम से मुस्कुराकर कहता है, बचपन से ही मैं रसोई में अपनी माँ की हेल्प किया करता था। जवान होते होते मुझे ठीक ठाक खाना बनाना भी आ गया।
लेकिन मुंबई आने के बाद अकेलेपन ने मुझे मास्टर शेफ बना डाला। विवेक अब प्रीतम के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए प्रीतम से कहता है, प्रीतम जी, अब आप जाओ, मैं नैना को सरप्राइज देना चाहता हूँ। विवेक नैना का डाइनिंग टेबल पर इंतजार करने लगता है। काफी देर हो जाती है। वो एक बार खाना फिर से गर्म करके लाता है। कब 9 से 12 बज जाते हैं, विवेक को पता ही नहीं चलता। और नैना के इंतजार में वो डाइनिंग टेबल पर ही अपना सर रखकर सो जाता है। रात के तकरीबन 1:30 एक आहट से विवेक की नींद खुल जाती है। वो सामने देखता है तो नैना लिविंग रूम से होती हुई अपने बेडरूम की तरफ जा रही थी। विवेक देखता है कि अभी नैना ने वो कपड़े नहीं पहने हैं जो पहनकर वो सुबह घर से बाहर निकली थी। नैना के डगमगाते कदम भी उसके सिर पर सवार नशे और घमंड की गवाही दे रहे थे। विवेक लिविंग रूम की लाइट ऑन करते हुए नैना से पूछता है, नैना, कहाँ थी इतनी लेट तक? मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। नैना मुड़कर गुस्से से कहती है, लगता है कि बिना थप्पड़ खाए तुझे कोई बात समझ में नहीं आती। विवेक गुस्से से बोलता है, तमीज से बात करो नैना, डॉक्यूमेंट्स पर ही सही, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ। नैना 2 कदम विवेक की तरफ बढ़ाती है और उस पर चिल्लाती है, मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं। ये अपने भूखे नंगे स्टूडेंट्स के लिए संभाल कर रखो। ब्लडी सड़क छाप। नैना मुड़कर जाने लगती है तो विवेक आगे बढ़कर उसके सामने आ जाता है। नैना उसके सीने पर धक्का मारते हुए विवेक से कहती है, मुझ पर हक जताने का तुझे कोई हक नहीं है। नैना विवेक के गाल को सहलाते हुए कहती है, ज्यादा पति परमेश्वर बनने की कोशिश की ना, तो गालों पर हमेशा लाली छाई रहेगी। ये कहकर नैना विवेक को अपने रास्ते से धक्का मारकर हटा देती है। विवेक अपने अंदर जन्मी लाचारी के वजन को सह नहीं पाता। वो आगे बढ़कर नैना को रोकना चाहता था, लेकिन तब तक नैना अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। विवेक के अंदर लगी बेइज्जती की आग उसकी आत्मा को जलाने लगती है। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो लिविंग रूम के कोने में बनी बार से वो स्कॉच की एक बोतल निकालता है और अपने मुंह से लगा लेता है। लेकिन शराब के पहले कड़वे घूंट को भी वो सह नहीं पाता। विवेक मन ही मन सोचने लगता है, क्या फायदा ऐसी शादी का जिसमें ना प्यार है और ना इज्जत। विवेक फिर से स्कॉच की बोतल को अपने मुंह से लगा लेता है, लेकिन इस बार उसे महसूस होता है कि नैना की कड़वे लफ्जों के सामने ये तो कुछ भी नहीं। बदहवास होकर विवेक स्कॉच का एक और बड़ा घूंट पीता है और बोतल पकड़कर फिर से नैना के बेडरूम के सामने आ जाता है। रात के सन्नाटे में नैना के बेडरूम में हुई हर एक आहट विवेक को सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके कान तब खड़े हो जाते हैं जब वो नैना को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनता है। नैना बड़े प्यार से कहती है, कम ऑन बेबी, आज हमने साथ में कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया। आई लव यू सो मच। ये लफ्ज जो विवेक नैना के मुंह से अपने लिए सुनना चाहता था, उसे किसी और के लिए सुनकर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता है। विवेक एक जोर की लात मारकर नैना के बेडरूम का दरवाजा खोल देता है। नैना उसे देखकर गुस्से से पागल हो जाती है। विवेक नैना की तरफ लपक कर एक ही झटके में उससे उसका फोन छीन लेता है। नैना विवेक को फिर से थप्पड़ मारने की कोशिश करते हुए बोलती है, मेरा फोन वापस दे। लेकिन इस बार विवेक नैना को धक्का मारकर बेड पर गिरा देता है। विवेक फोन अपने कान से लगाता है और गुस्से से चिल्लाता है, हरामजादे, मेरी बीवी से दूर रह, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नैना गुस्से में बोलती है, देख, तेरा मैं कल सुबह क्या हाल करती हूँ। विवेक गुस्से में उसका फोन फेंक कर नैना के दोनों हाथ पकड़कर उसे दबोचते हुए कहता है, तू जो कल करेगी सो करेगी। अब देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। सिर्फ नाम का पति नहीं हूँ। ये सुनते ही नैना का जिस्म कांप उठता है। शराब और बेइज्जती में डूबा विवेक अब क्या करेगा। नैना ये सोचकर ही घबराने लग जाती है और अगले ही पल विवेक उसके बहुत करीब आ जाता है। क्या विवेक नैना को जबरदस्ती अपना बना लेगा? क्या नैना ने अपने बर्ताव से एक अच्छे आदमी को जानवर बनने पर मजबूर कर दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।